सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम है ये कॉलेज में मेरे अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बना। अगर हमको देश को बदलना है, एक बड़ा चेंज लाना है, तो हमें ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों से जुड़ना पड़ेगा। और उसके लिए फिर मुझे समझ में आया कि सिविल सर्विसेज जैसा एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जिसमें मैं जाऊंगा और जिसके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। डिसाइड किया कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है और मैं प्लेसमेंट में अपीयर नहीं हुआ। मैं जापान भी गया, जापान में भी मुझे पीएचडी करने का एक अच्छा सुनहरा मौका था। उसके बाद कॉलेज के बाद कोई कंपनी ज्वाइन करना, प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करने का ऑप्शन था, बट मैंने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक ड्रीम बन गया था कि अब तो सिविल सर्विसेज निकालना है। आपके सारे दोस्त छूट जाते हैं, आप ये देखते हैं कि मतलब जो आपके कॉलेज मेट्स हैं, आप देखेंगे वो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं और आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक एंग्जाइटी होती है, एक फोमो क्रिएट होता है कि आप कैसे इस चीज़ को डील करें। यूपीएससी के प्रोसेस को आप इंजॉय करिए। यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप इस प्रिपरेशन में आए हैं तो ख़ास बात यह है कि ये प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो इसका सिलेबस है ये आपके वर्ल्ड व्यू को इम्प्रूव करता है। आप दुनिया के बारे में इतना सब कुछ जानते हो, अपने देश के इतिहास के बारे में जानते हो, आप दुनिया के इतिहास के बारे में जानते हो, आप इकॉनमी, पॉलिटी, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, हर चीज़ के बारे में समझते हो। आप एक अच्छे नागरिक बनोगे। अगर आपने अपना 100% दिया है, अगर आपने उस प्रोसेस को एंजॉय किया तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप बहुत कुछ कर लेंगे क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में। Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस ईयर की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मैंने 78 रैंक हासिल की है और आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूं। मैं एक छोटे से गांव ढेमा गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरी जो जर्नी रही है, किस तरह से बचपन से लेकर के आज तक की क्या जर्नी रही है, कैसे किस तरह के चैलेंजेस आए, किस तरह के चैलेंजेस से मैंने डील किया उनसे, इन सब पे आज मैं चर्चा करूँगा। तो मैं एक बेसिकली किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं, और हमारा जो खेती है जैसे गेहूँ, चावल, सरसों, इस तरह की चीज़ें हम ग्रो करते हैं। हमारा एक मतलब आम का बाग भी है, उसमें भी जिस तरह के प्रोडक्शंस होते हैं हम उससे भी अपना एक आमदनी का सोर्स बनाते हैं। तो मेरा जो बचपन से स्टोरी रहा है, तो मैंने शुरू से 1 से क्लास 8 तक की जो पढ़ाई की है वो गांव के ही स्कूलों में की हुई है। और गांव के स्कूलों में कई सारे स्कूल चेंज करने पड़ते थे क्योंकि इतना अच्छा स्कूल था नहीं। एक स्कूल चेंज पढ़ा, फिर दूसरा 2 क्लास इसमें, 2 क्लास उसमें, 2 क्लास उसमें। अभी तो कई सारे स्कूल उसमें से बंद भी हो गए हैं। तो उतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था स्कूल गांव में नहीं थी शुरुआती दिनों में। फिर क्या हुआ कि 9 से 12 तक पिताजी ने देखा कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, गांव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे शहर भेजेंगे। तो उन्होंने मुझे सुल्तानपुर भेजा। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। तो उस इंस्टीट्यूट में उन्होंने मुझे एडमिशन कराया, जहाँ पे मैंने 9 से 12 तक की पढ़ाई की। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, थोड़ा रिलेटिवली बेटर था, लेकिन क्लास 8 तक चूँकि इस तरह से पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं थी और थोड़ा हिंदी मीडियम टाइप की पढ़ाई थी, तो 9th में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े कि अब आप कैसे इंग्लिश की चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और फिर हम उस पर लेकिन वर्क किया गया, बहुत मेहनत की गई, और फिर मैंने 10th किया। 10th में अच्छे परसेंटेज आए तो एक उम्मीद जगी कि हमें ऐसा करना चाहिए कि मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए। मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट भी था। फिर मैंने 11th-12th में मैथ्स का चुनाव किया। फिर क्या हुआ, 12th के बाद एक इच्छा जगी कि IIT JEE का एग्ज़ामिनेशन देना चाहिए, लेकिन उस वक्त IIT JEE की जो कोचिंग होती है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अब फ़ीस भरने का हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो एक इंस्टीट्यूट है जो कानपुर में रन करता है, CSRL
गेल इंडिया उसको रन करती है। आपने सुना होगा सुपर 100 का नाम। सुपर 100 एक इंस्टीट्यूट है जो ऐसे बच्चों का जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, उनको जो फ़ीस बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वहाँ पे वो लोग हेल्प करते हैं। तो मेरी 1 साल की जो पूरी IIT JEE की प्रिपरेशन हुई है 12th के बाद, मैंने CSRL सुपर 100 कानपुर में की हुई है। उन लोगों ने बहुत हेल्प की, रहना खाना सब कुछ फ्री दे दिया, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो सके। और उसके बाद मैंने 2015 से 2016 तैयार की। 2016 में मेरा IIT JEE का एग्ज़ाम निकल गया, मुझे फिर IIT हैदराबाद मिल गया। IIT हैदराबाद में मैंने बीटेक किया इन सिविल इंजीनियरिंग। वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद मैंने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वहाँ से मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू हुई। एक्चुअली सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम है ये कॉलेज में मेरे अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बना, क्योंकि क्या होता था कॉलेज में नेशनल सर्विस स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च की हुई है उसके तहत कई सारी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते थे, जैसे एजुकेशन, गांव में जाके शिक्षा देना, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करना, या फिर क्लीनलीनेस ड्राइव, स्वच्छता अभियान चलाना। इस तरह की एक्टिविटीज़ जब मैं करता था तो मुझे बहुत आनंद आता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, इससे एक मोटिवेशन मिलता था। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे पूरी लाइफ टाइम लोगों की सेवा करनी पड़ी, इस तरह का ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों से कनेक्ट होना पड़ा, जहाँ पे मैं उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, उनके शिक्षा का जो ज़रूरत है, जो चिकित्सा की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकता हूँ, उनको मैं वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता सकता हूँ। तो गवर्नमेंट स्कीम का भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा और साथ ही साथ हमारा समाज, हमारा देश, जो गरीब तबका है उनका भी इम्प्रूवमेंट होगा। ये चीज़ मुझे कॉलेज के 3rd ईयर में समझ आने लगी कि अगर हमको देश को बदलना है, एक बड़ा चेंज लाना है, तो हमें ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों से जुड़ना पड़ेगा। और उसके लिए फिर मुझे समझ में आया कि सिविल सर्विसेज जैसा एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जिसमें मैं जाऊंगा और जिसके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर मैंने 4th ईयर में पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी सिविल सर्विसेज की। मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है और मैं प्लेसमेंट में अपीयर नहीं हुआ। मैं जापान भी गया, जापान में भी मुझे PhD करने का एक अच्छा सुनहरा मौका था। उसके बाद कॉलेज के बाद कोई कंपनी ज्वाइन करना, प्राइवेट कंपनी भी ज्वाइन करने का ऑप्शन था, बट मैंने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक ड्रीम बन गया था कि अब तो सिविल सर्विसेज निकालना है। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में। 2020 से 2025 तक मेरी जर्नी करीब 4.5 साल की जर्नी मेरी चली हुई है। और इस जर्नी में मेरे टोटल 4 अटैम्प्ट हुए, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, दूसरे अटैम्प्ट में भी मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, तीसरे अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला, और चौथे अटैम्प्ट में मेरे सारे अटैम्प्ट क्लियर हुए और मेरी ऑल इंडिया रैंक 78 आई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जर्नी आसान नहीं थी, बहुत ही टफ़ जर्नी है, बहुत ही लोनली जर्नी होती है, जहाँ पे आपको आपके सारे दोस्त छूट जाते हैं। आप ये देखते हैं कि मतलब जो आपके कॉलेज मेट्स हैं, आप देखेंगे वो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं और आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक एंग्जाइटी होती है, एक फोमो क्रिएट होता है कि आप कैसे इस चीज़ को डील करें। तो उसी दौरान मुझे बहुत ही फेमस मेडिटेशन के बारे में पता चला, विपासना मेडिटेशन के बारे में पता चला, जिसने मेरा बहुत हेल्प किया। मैं 10 दिन का विपासना मेडिटेशन कोर्स करने चला गया बख्शी का तालाब, वो लखनऊ में एक जगह है, वहाँ पे मैंने सीखा लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में चीज़ें सीखी, जिसने मुझे हेल्प किया इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो चीज़ें जब मैंने सीखी वो ये कि विपासना मेडिटेशन ये सिखाता है कि देखिए, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी इन दिस लाइफ। अगर आप दुखी हैं तो वो दुख भी टेम्पररी है, अगर आप सुखी हैं तो वो सुख भी टेम्पररी है। ऐसा नहीं कि आप दुख को पकड़ के बैठ जाना है या सुख को पकड़ के बैठ जाना है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ चेंज होंगी। आप विपासना ये सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में इक्वानिमिटी लाने की ज़रूरत है। इक्वानिमिटी, एक इक्वानिमस रहना है, दुख और सुख को बराबर ट्रीट करना है, हार और जीत को बराबर ट्रीट करना है। ये सब बस एक स्टेट हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक वे में आप होते हो, लेकिन आप फिर बदलते हो, आपकी सिचुएशन बदलती है। तो इस मेडिटेशन करने से क्या हुआ कि मेरा जो कामनेस हुआ, बैलेंस हुआ, ये सब बढ़ा, मैं और काम हो गया, बैलेंस्ड हो गया, मैं चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचने लगा। पहले क्या होता था, एक रिएक्टिव अप्रोच होती थी कि कुछ भी हुआ जल्दी गुस्सा करना, लेकिन फिर एक स्मूथ और एक रिस्पॉन्ड करने वाला अप्रोच बना कि किस तरह से आप किसी भी कोई आपके साथ बुरी घटना घट रही है तो आप उस बुरी घटना पर रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें कि चलिए अब ये तो हो गया, पहली बात कि ये टेम्पररी है,
आज है कल बीत जाएगा। दूसरा, अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करूँ, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे जब मैं प्रीलिम्स फेल हुआ या फिर बार बार मेरा मेंस नहीं निकल रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब मुझे एक नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, अब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी मैं इस स्टेज को क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने मेंस के लिए फिर नोट्स बनाना शुरू किया। मैंने बहुत डिटेल्ड में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कमेटी रिपोर्ट, कोर्ट्स, मल्टीपल डायमेंशंस, हर चीज़ को प्रिपेयर किया एक नोट्स में। तो इससे मेरा मेंस का तैयार हुआ। फिर मैंने ऑप्शनल भी एंथ्रोपोलॉजी लिया। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पहले मेरा सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, जिसमें मुझे बार बार फेलियर हुआ। मैं कॉलेज में 9 पॉइंटर था, तो मुझे लगा कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना चाहिए, बट उतना अच्छे से काम नहीं किया। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया, जिसमें मैं ऑल इंडिया टॉपर भी हूँ एंथ्रोपोलॉजी का। आई हैव गॉट 298 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, जिसने मुझे हेल्प किया। तो ये मेरी ब्रीफ में जर्नी थी। इस जर्नी में मैं भी, अगर मुझे कोई पूछे क्या मैसेज मैं देना चाहूँगा किसी फ्यूचर एस्पिरेंट को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, यूपीएससी के प्रोसेस को आप इंजॉय करिए। यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप इस प्रिपरेशन में आए हैं, तो ख़ास बात यह है कि ये प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो इसका सिलेबस है, ये आपके वर्ल्ड व्यू को इम्प्रूव करता है। आप दुनिया के बारे में इतना सब कुछ जानते हो, अपने देश के इतिहास के बारे में जानते हो, आप दुनिया के इतिहास के बारे में जानते हो, आप इकॉनमी, पॉलिटी, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, हर चीज़ के बारे में समझते हो। आप एक अच्छे नागरिक बनोगे। ये आपका गोल ये होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो नंबर लाने के लिए मत पढ़िए। आप इसलिए पढ़िए कि आपको मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय करना चाहिए उस बुक को। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो आप लक्ष्मीकांत में डूब जाने चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर में मज़ा आना चाहिए। जैसे एक मुझे याद है, गौरव अग्रवाल सर थे। गौरव अग्रवाल सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी। बहुत पहले का उनका एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। इसके अलावा कोई भी मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो वो मोटिवेशन हमेशा टिका रहेगा। तो आप चीज़ों को एंजॉय करिए, आप हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत टफ़ प्रोसेस है। इतना टफ़ कंपटीशन है, 0.1% का सिलेक्शन होता है, बाकी 99.9% बच्चे इसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो ये भी चांस है कि किसी का ना निकले, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी ना निकले। लेकिन अगर आपने अपना 100% दिया है, अगर आपने उस प्रोसेस को एंजॉय किया, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप बहुत कुछ कर लेंगे। क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, यूपीएससी के बियॉन्ड चीज़ें हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, डेटा एनालिटिक्स फर्म है। कई सारी कंपनीज़ तो आजकल ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू में नहीं हो पाते हैं, उनको डायरेक्टली रिक्रूट करती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत सारी हैं, अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड को लेके, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय किया है। पहली बात तो हाई चांस है कि आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये सब किया है। नहीं क्लियर होता तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन है। इसके साथ मैं ये कहूँगा, इस प्रिपरेशन के दौरान आप कोई हॉबी पालिए। जैसे मैं विपासना मेडिटेशन जब सीखा, तो मैं विपासना करता था। डेली आप आधे घंटे 1 घंटे विपासना कर सकते हैं। ये इसको आप अपने रूटीन में लाइए। आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, वो करिए। आपको पेंटिंग पसंद है, आप पेंटिंग करिए। लेकिन कोई हॉबी रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो दिनचर्या है, वो एक स्मूथ वे में जाएगी। जैसे आप हमेशा किताबों से ही नहीं जुड़े रहेंगे, आखिर आपको बीच में ब्रेक चाहिए, वो आप कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में गलत नहीं है। सोशल मीडिया अपने आप में गलत नहीं है। सोशल मीडिया क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सोशल मीडिया आपको यूज़ करने लगे ना, तो वो नुकसान है। आप उनका शिकार मत बनिए, आप उसको अपना नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ ट्विटर का। ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैंने हर तरह की एजेंसीज़ को, हर तरह के गवर्नमेंट बॉडीज़ को फॉलो कर रखा था। तो कुछ भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपको इमीडिएटली क्विकली पता चलता है। कल न्यूज़पेपर में आने से पहले आज आपको पता चल जाएगा। तो खाने टाइम पे आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, आप अदर टाइम्स पे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो सोशल मीडिया आपके लिए एक बेनिफिशियरी का काम करेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत स्ट्रगल उनका रहा है। जैसे आप सीसेट के पेपर की वजह से कई सारे बच्चों का अटेम्प्ट पूरा ख़राब हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसका सीसेट नहीं क्लियर हुआ। मैं ये कहूँगा कि आप इस प्रिपरेशन में ना कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए। कोशिश करिए कि हर एस्पेक्ट को आप इक्वली सीरियसली लीजिए। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में आपको सीसेट पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेंस में कुछ सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, कुछ सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस दे दिया। नहीं, आपको एक बेसिक मिनिमम एवरेज तो हर सब्जेक्ट पे देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप
ऑप्शनल पे एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं, आप एसए पे एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं। इस तरह से आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो यार, यूपीएससी ना एंड ऑफ लाइफ नहीं है। मेरा एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहा था, मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ। मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, तो मैं ऑलरेडी इस सफ़र के लिए ही ग्रेटफुल हूँ। मेरे अंदर बहुत थैंकफुलनेस की भावना है कि चाहे मेरा एग्ज़ाम एक क्लियर होता चाहे नहीं क्लियर होता, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। मैं हमेशा इस बात के लिए खुश रहता कि इसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। आपका भी जोर इसी बात पे होना चाहिए। और प्लान भी रेडी रखिए। मैं प्लान भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लान बी, ये एग्ज़ाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि प्लान बी के बिना आप नहीं चल पाएंगे। पहले तो आप कोशिश करिए कि 2-3 अटेम्प्ट में आप अपना 100% दीजिए। नहीं होता है तो प्लान बी रेडी रखिए। जैसे मेरे लिए प्लान बी था टीचिंग। मैंने सोचा था कि अगर मैं नहीं इसमें सक्सीड होता हूँ तो मैं टीचिंग करूँगा, क्योंकि मैंने एक समय में IIT-JEE के बच्चों को मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स भी करवाया था। तो मैंने 3 महीने के लिए क्लासेस ली थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला था उस समय। तो मैं काफ़ी समझ में आया था कि हाँ, मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, अच्छा फीडबैक आया था। तो आप भी अपना एक एरिया एक्सप्लोर करिए कि भाई मैं प्लान बी के रूप में क्या करूँगा। अगर मैं इस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाता तो मैं पूरी लाइफ टाइम एक सेटिस्फैक्शन के साथ टीचिंग कर सकता था, लेकिन मैं कभी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी की तैयारी बहुत टफ़ है, इसको आप सीरियसली लीजिए, बहुत सीरियसली लीजिए, लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे मैं और भी चीज़ें शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।